नमस्कार दोस्तों। आज हम पार्ट 8 देखेंगे। यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 के लिए पेपर 1 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। पहला प्रश्न है, विच इंडस वैली साइट इज नोन एज द माउंड ऑफ द डेड? सिंधु घाटी के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगन। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि मृतकों का टीला कहा जाता है आपको मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। हम कुछ एडिशनल फैक्ट डालेंगे, जैसे खेती के साक्ष्य और काले चूड़ियां कहाँ पाई गई हैं, तो ये कालीबंगन में पाई गई है। लोथल, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाज बनाने का स्थान था। ठीक है, जिसका जहाज बनाने का मरम्मत होता था, यानी कि बंदरगाह भी था यहाँ पे। तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह बनाने का स्थान था, जो गुजरात में स्थित है। और हड़प्पा जो है, यहाँ से जो है बैलगाड़ी मिला है। हड़प्पा से क्या मिला है? बैलगाड़ी मिला है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और आपको बता दें कि जो जहाज बनाने का स्थान होता है उसको डॉक यार्ड बोलते हैं। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो विच इंडियस वैली साइट इज नोन एज द माउंड ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है वाणभट्ट, ऑप्शन सी है चंद्रवदाई, ऑप्शन सी है भौवती। तो आपको बता दें कि जो किंग हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वो वाणभट्ट थे। तो राइट आंसर हो जाएगा वाणभट्ट। अब प्रश्न उठता है कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, जो गुप्त वंश का शासक था। इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसी तरह अगर चंद्रबदाई की बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान के ये दरबार के कवि थे। और भवभूति जो है ये कनौज के यशोवर्मन के दरबार के कवि थे। अगला प्रश्न है, द दीवान ए अर्ज डिपार्टमेंट इन द दिल्ली सल्तनत वाज रिलेटेड टू? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग किसके संबंधित था? ऑप्शन ए है रिवेन्यू, ऑप्शन सी बी है मिलिट्री यानी कि सैन्य, ऑप्शन सी है रिलीजियस अफेयर्स, और ऑप्शन डी है फॉरेन अफेयर्स। तो दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज जो था, इसका मतलब था मिलिट्री, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से संबंध था इसका, मिलिट्री विभाग से संबंध था दीवाने अर्ज। और दीवाने अर्ज की जो स्थापना किया था दिल्ली सल्तनत में, उसको जो है बलबन ने किया था। उसी तरह जो दीवाने विजारत था, ये राजस्व विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था? राजस्व विभाग से। और दीवाने कोही किससे संबंधित था? ये कृषि, कृषि से संबंधित था दीवाने कोही। तो आपको तीन चार एडिशनल फैक्ट मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट? यानी 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको याद होना चाहिए कि 1856 से 62 तक ये जो है गवर्नर जनरल के पद पे जो था, इसमें 1856 और 57, आप जानते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ था 1857 में, तो उस समय यही था। लेकिन जो 1858 का एक्ट था, उसके माध्यम से जो है इसका जो टाइटल है वो चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो ये फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया था और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। उस समय से गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है चला आ रहा था, और लास्ट गवर्नर जनरल भी यही था। इसके अलावा अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इसका भारत के विकास में बहुत सारा योगदान है। जैसे कि पोस्टल सिस्टम जो है 1854 में इन्होंने शुरू किया था। रेलवे 1853 में इन्होंने शुरू किया था। टेलीग्राफ सेवा जो है इन्होंने 1852 में शुरू किया था, टेलीग्राफ सेवा। साथ ही साथ जो है पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, लोक निर्माण विभाग, इसकी भी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इसके अलावा जो लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड लिटन ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था 1878 में, और आर्म्स एक्ट भी 1878 में पारित किया था। और इसी के समय जो है 1877 में दिल्ली दरबार लगा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होना चाहिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है इसने सती प्रथा की समाप्ति की थी।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष ने की। किसने की? रास बिहारी घोष ने। अब प्रश्न उठता है कि किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल मिल गए? तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। इसकी जो अध्यक्षता थी उसको किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी 1916 के अधिवेशन में, जिसमें गरम दल प्लस नरम दल मिल गए। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं? जो तीन तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, ये वाला इलाका जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि भारत का जो पश्चिमी ये चोट है, ये जो है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, और इसको जो है पूर्वी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। तो इसमें जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न घाट को किसके नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पश्चिमी घाट में है, यानी कि इस इलाके में है, जिसका नाम है अन्नामुडी। अन्नामुडी जो है सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की, जो केरल में पड़ता है। ठीक है, इसी तरह अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देखा जाएगा तो जिंदा गड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, इसको जो है पूर्वी घाट का सबसे बड़ा चोटी कहा जाएगा। तो क्लियर होगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो ये है पश्चिमी घाट में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो मिट्टी का रंग लाल जो होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। इसी तरह अगर नाथुला दर्रा की बात की जाएगी तो ये सिक्किम को जो है चाइना से जोड़ता है। नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है? सिक्किम से चाइना को। सिपकिल्ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है। तो आपको तीन कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ेगा, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा, और सिपकिल्ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सी दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूं। 1973 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया गया था, जो 1972 में बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग? कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है? कोरल ब्लीचिंग आप जानते हैं, कोरल रीफ जो होते हैं वो समुद्रों में पाए जाते हैं, और कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है कि जो कोरल का रंग होता है वो जो है डिसकलर हो जाता है, यानी कि रंग उड़ जाते हैं। और ऐसा तब होता है जब समुद्र के तापमान में परिवर्तन आए, समुद्र में पोल्यूशन काफी मात्रा में बढ़ जाए, और उसमें जो है अम्लता बढ़ जाए, यानी कि ओशन की जो अम्लता है वो काफी बढ़ जाए, और सूर्य का प्रकाश काफी तेज जब पड़ता है। तो ये चार कारण है जिसके कारण जो है परवाल विरंजक की घटना होती है। तो इसका राइट आंसर सबसे सटीक होगा इंक्रीज इन सी टेम्परेचर, यानी कि समुद्री तापमान में वृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू इक्वालिटी? तो राइट टू इक्वालिटी की बात जो है वो जानते हैं 1418 में की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो सबसे पहले हम बता दें कि संयुक्त बैठक जो है ये आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। किसके तहत बुलाई जाती है? 108 के तहत बुलाई जाती है। किसके द्वारा बुलाई जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, इसी तरह जो है अब हम जान लेते हैं कि किस किस जो है मैटर पे जो है क्या होगा। आर्टिकल 118 जो है ये कहता है कि कौन अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो संयुक्त अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाएगी उसकी अध्यक्षता जो है स्पीकर करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए स्पीकर भी नहीं हो, तो स्पीकर जब नहीं होगा तो ड्यूटी स्पीकर कहेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा। ठीक है, लोकसभा।
अगर मान लीजिए डिप्टी स्पीकर भी नहीं हो तो कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इसमें याद रहना चाहिए आपको कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करेगा, राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अगर मान लीजिए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी नहीं हो तब कौन करेगा? तो चौथा नंबर पे ये आता है कि अगर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं हो तो कोई भी सांसद इसकी अध्यक्षता कर सकता है जो सर्वसम्मति से चुना जाए दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि प्रेसिडेंट, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 118 के तहत जो राष्ट्रपति है वो स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की परामर्श से जो है वो रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा ज्वाइंट सीटिंग की प्रोसीडिंग के लिए, यानी कि ज्वाइंट सीटिंग की जो बैठक होगी उसको कैसे संचालित करना है, इसका जो नियम कानून है वो प्रेसिडेंट बनाता है स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के सहमति से, यानी कि परामर्श से। हाँ, ये जो आर्टिकल 108 है इसके तहत जो है प्रेसिडेंट संयुक्त बैठक की जो है बुलाता है। ठीक है, और कौन कौन अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की, तो आपको ये मैंने बता दिया, ये क्लियर है। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दें कि ज्वाइंट सिटिंग जो है संविधान संशोधन के मैटर पे और मनी बिल के मैटर पे नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन के मैटर पे और मनी बिल के मैटर पे नहीं बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ आर्टिकल 87 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो होता है राष्ट्रपति, वह ज्वाइंट सिटिंग को दो अवसरों पे जो है संबोधित कर सकता है बिना। कब बुलाया जाएगा? तो प्रेसिडेंट जो है एक जो है हर वर्ष जब पहला सेशन होता है, जैसे बजट सेशन होता है हर तो उसमें ज्वाइंट सिटिंग को अध्यक्षता करता है, यानी अध्यक्षता नहीं करता है बल्कि संबोधित करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हर जनरल असेंबली के इलेक्शन के बाद जो है जब नई लोकसभा आती है तो उसके पहले सत्र को शुरुआत करता है राष्ट्रपति। तो ज्वाइंट सेशन को प्रेसिडेंट कब एड्रेस करेगा? 1 और 2 आपको बता दिया कि एक तो जनरल इलेक्शन के बाद पहली बैठक में, और दूसरा जो है जब हर साल का बजट पेश होगा, पहला जो सेशन चलेगा उसमें वो संबोधित करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में माना जाता है? तो आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो है ये इसमें संविधान के काफी प्रावधान चेंज किए गए थे, इसलिए जो इसे लघु संविधान ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है यूएसएसआर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और ये आर्टिकल 64 के तहत होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन इज ए सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि मुद्रास्फीति जनित की विशेषता क्या है? तो आपको सबसे पहले बता दें कि मुद्रास्फीति जनित परिस्थिति किसको बोलते हैं? जब विकास दर किसी देश का धीमी हो जाए, बेरोजगारी का स्तर ऊंच हो जाए, डिमांड एकदम नीचे कम आ जाए और महंगाई एकदम बढ़ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति जनित। तो इसमें देखिए, हाई इन्फ्लेशन यानी कि उच्च महंगाई दर, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि उच्च बेरोजगारी दर, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो ये 4 कंडीशन आप याद रख लीजिए, विकास दर धीमी हो जाए, बेरोजगारी का स्तर ऊंचा हो जाए, डिमांड कम हो जाए और इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना कौन सा संगठन करता है? तो आप जानते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है पॉवर्टी, ऑप्शन बी है इनकम इनक्वालिटी, ऑप्शन सी है अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी है इन्फ्लेशन। तो गिनी गुणांक का उपयोग जो है आय असमानता को नापने के लिए किया जाता है, आय असमानता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी,
इनकम इनइक्वालिटी। गिनी गुणांक जो है ये बताता है कि जो टोटल किसी भी देश की संपत्ति है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण जो है पूरी जनसंख्या में समान रूप से नहीं की गई है, असमान रूप से हुई है। आप जानते हैं कि भारत की लगभग 60% जो संपत्ति है शीर्ष के 5% लोगों के पास है। तो इससे बड़ा आय असमानता आप नहीं देखे होंगे। तो इनकम इनक्वालिटी में अगर गिनी गुणांक में जीरो का प्रयोग किया गया है तो इसको बोलते हैं, जीरो पैमाने को जो है परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि कोई असमानता नहीं है, कोई असमानता नहीं है। अगर 100 का प्रयोग किया गया है, जैसे जैसे 0 से 100 के बीच ये जो है मापने का पैमाना है, जैसे जैसे हम 100 की ओर जाएंगे इसका मतलब जो है इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडिया जीडीपी। भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सर्विस सेक्टर का जो है सर्वाधिक योगदान है। सेकंड नंबर पर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और सबसे लास्ट में इस समय कृषि सेक्टर आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि तरंगे सबसे तेज गति से किस में चलती हैं? तो आप जानते हैं सॉलिड में सबसे तेज चलती है, लिक्विड में उससे थोड़ा स्लो और गैस में सबसे स्लो। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हो जाएगा क्रम। तो राइट आंसर किसमें हो जाएगा? सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्लैंड कहते हैं। किस ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है तो हो जाएगा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को जो है मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि किया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड ही दिया रहता है, इसलिए इसको आप सही मान लेते हैं। लेकिन जब पीनियल ग्लैंड दिया हो तो राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्लैंड। इसको जो है मानव शरीर का जैविक घड़ी भी कहा जाता है, जैविक घड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? तो आप जानते हैं मेथेन जो होता है मुख्य कंपोनेंट है नेचुरल गैस का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना जो है केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, परिवर्तन का उदाहरण है। अगर फिजिकल चेंज की बात की जाए तो फिजिकल चेंज का उदाहरण क्या हो जाएगा? चीनी का पानी में घोल, ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना जो है केमिकल चेंज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है 1913 में गीतांजलि के लिए जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पाए थे। ये जो है नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे। अगर वही बात की जाए कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले कौन थे तो ये हो जाएंगे सीवी रमन। सीवी रमन जो है ये फिजिक्स के क्षेत्र में रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड में है। हेग द नीदरलैंड, नीदरलैंड में है, ठीक है, नीदरलैंड में है। और यूएन के जो 6 अंग है उसमें से मात्र यही एक अंग है जिसका न्यूयॉर्क में जो है हेडक्वार्टर नहीं है, बाकी सबका जो है न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो आप जानते हैं आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। रामसर जो शहर है ये ईरान का शहर है। 1971 में जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था और 1975 में ये लागू हुआ था। इंडिया जो है इसमें ऑफिशियली 1 फरवरी 1981 से शामिल हुआ और 2 फरवरी को जो है आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वेटलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे? यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, तो ये विपो के द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की एक एजेंसी है, 1967 में स्थापित हुई थी और हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और मेंबर है इसके 194। तो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों ये रहा पार्ट 8 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको कुछ एडिशनल फैक्ट भी दिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तभी आप इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।